दोस्तों, कांग्रेस के दामन में कुछ ऐसा ही दाग लगा है आपातकाल का, जो पता नहीं कितने साल गुजर गए, लेकिन अब तक वो चीजें चल रही है। जब तक देश के अंदर में लोकतंत्र रहेगा, कांग्रेस को ये बार बार याद दिलाया जाएगा कि आपातकाल देश के लिए कितना भयावह था। इससे कांग्रेस पीछा नहीं छुड़ा सकती। लेकिन इस डिबेट में जब अनुराग भदौरिया की मैंने बातें सुनी तो सुन के बड़ा आश्चर्य लगा। ये थोड़ी एक बात आपने रट ली है कि नहीं हम वो आपातकाल था 50 साल पहले लगा था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी वही कांग्रेस के पद चिन्हों पे चलना चाहती है। यूपी में अगर आप दूसरे नंबर की पार्टी बने तो चुनाव आयोग नहीं किया था ना वो चुनाव। संविधान बदलना इसलिए 400 पार का नारा दे रहे थे। जनता जागरूक थी, जनता ने इनको 240 पर रोका। अनुराग जी अपने आप को सुनते हैं, जनता ने 240 पर रोका, मतलब जनता का ही फैसला सही हुआ। चुनाव आयोग करती तो 400 पार करा देती। आप खुद ही कह रहे जनता ने 240 पर रोका, मतलब कुछ भी बोलिएगा क्या? इतनी बातें करी, क्या ये देश के अंदर अभी कोई आपातकाल है? डिबेट आप पूरा देखना, आपको तभी समझ में आएगी। बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अनुराग जी, यही आरोप आज लगाया जा रहा है कि संविधान का कत्ल कर रहे हैं, संस्थाओं पर कब्जा कर रहे हैं। लेकिन आपातकाल तो एक ऐसा घोषित काला अध्याय था जब 21 महीने तक काले अंधेरे में लोकतंत्र को बंदी बना लिया गया था, और वो इतिहास क्यों भूले? देखिए अंजना जी, मेरी बात का जवाब अभी वाजपेयी जी दे रहे थे। उन्होंने कहा आदरणीय लालू जी, आदरणीय नेताजी ने इसका विरोध किया और जेल गए, तो लोकतंत्र बचाने के लिए गए ना, तभी लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहे थे। तो आज अगर हम कोई बात कहते हैं तो आज भी हम लोकतंत्र बचाने के लिए कहते हैं ना, तो ये तो बात मानोगे ना। 50 साल में पीढ़ियां बदल जाती हैं, लेकिन आपको वर्तमान का काम ना गिनाना पड़े, इसलिए आप लगातार एक शब्द लेके आते हो इमरजेंसी। बिल्कुल इमरजेंसी खराब थी, हमने इसका विरोध किया था, लेकिन आज क्या है, किस तरह से आप खाली अभी आप बता रहे थे 1984 के दंगे में, तो क्या आप आज जो हमारे आंदोलन जब खड़े होता है यहाँ किसान, तो आप खालिस्तानी नहीं बोलते उसको? तो क्या फर्क है आप में उसमें? आप आज भी तो खालिस्तानी बोलते हो। आज भी तो किसान को धरने पे बैठना पड़ा ना अपना अधिकार मानने के यहाँ मांगने के लिए। आज क्या हालत है संस्थाओं की, आप देख लीजिए। जो सरकारी संस्थाओं पे कितना कब्जा है, किसी को छिपाने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे आपने कानून बना दिया, कोई कुछ कहेगा एफआईआर करके आप जेल में डाल देते हो। भ्रष्टाचार में तो आप देख ही रहे हो, तो आप में उनमें अंतर क्या रह गया? आज भी देखो हम आवाज उठाते हैं कि पहलगांव की घटना हुई, 4 आतंकी कहां है, पूछेंगे आपसे। और आपसे विशेष सत्र की मांग की थी, क्या आपने विशेष सत्र लेके आए? नहीं लेके आए ना। तो ये आघोषित आपातकाल है कि नहीं है? भाई कोई मांग अगर विपक्ष करता है पार्लियामेंट से, आज भी तो 140 सांसदों को पार्लियामेंट से निलंबित करके कानून पास करते हो, तो ये संसदीय परंपरा का मान रख रहे हो क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जब कोई आवाज उठती है कहीं भी, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है ना कि आप उसका जवाब दीजिए। ये थोड़ी एक बात आपने रट ली है कि नहीं हम वो आपातकाल था 50 साल पहले लगा था, तो हम तो कहते हैं उसके लिए हम लड़े भी थे। आप कितना लड़े थे मुझे पता नहीं, बीजेपी कितना लड़ी थी मुझे पता नहीं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी वही कांग्रेस के पद चिन्हों पे चलना चाहती है। आज वही कांग्रेस का रवैया उसने अपना रखा है कि हर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करना। चुनाव, आप जिस तरह से चुनाव होता है, चुनाव आयोग के निष्पक्षता पे बार बार प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। अगर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, तो क्या जिम्मेदारी नहीं होती है कि इसको सुधारा जाना चाहिए? लेकिन आप उस पर मानने को तैयार नहीं होते हो। सवाल है कि आप वही कर रहे हो जो कांग्रेस ने 1971 में किया था। उन्होंने लगाया था और आप बिना लगाए सारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हो, और फिर आके यहाँ चिल्ला रहे हो। तो आप अपने पासवान जी को शायद उनसे पूछ लेते, वो भी तो इसके खिलाफ लड़ रहे थे ना, कांग्रेस के खिलाफ। अरे पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता ही थी ना कि अनुराग जी आपकी पार्टी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही। यूपी में अगर आप दूसरे नंबर की पार्टी बने तो चुनाव आयोग नहीं किया था ना वो चुनाव, या किसी और ने कराया था? तब आप भूल गए शायद। अगर चुनाव आयोग की निष्पक्षता होती तो आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं होती। उत्तर प्रदेश में हम 60 से ऊपर सीटें जीतते। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अभी जिस तरह से उपचुनाव में नंगा नाच आपको सरकारी तंत्र का दुरुपयोग देखने का मिला, किसी से छुपी बात नहीं है। और संविधान बदलने के लिए वोट मांग रहे थे। ये भूला है कोई क्या कि संविधान बदलना इसलिए 400 पार का नारा दे रहे थे? ये आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे थे, लेटरल एंट्री की बात कर रहे थे। कौन कर रहा था लेटरल एंट्री की बात? यही लोग तो कर रहे थे ना। वो तो कहो कि जनता जागरूक थी, जनता ने इनको 240 पर रोका। अगर 240 से ज्यादा जनता ने 240 पर रोका, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मतलब आप अनुराग जी अपने आप को सुनते हैं, जनता ने 240 पर रोका, मतलब जनता का ही फैसला सही हुआ, तो चुनाव आयोग कुछ कर नहीं पाई। चुनाव आयोग करती तो 400 पार करा देती। आप खुद ही कह रहे जनता ने 240 पे रोका, चुनाव आयोग ने क्या किया फिर? मतलब कुछ भी बोलिएगा क्या? सुन तो लीजिए, जवाब सुन लीजिए। जनता ने 240 तक, अगर चुनाव आयोग एकदम निष्पक्ष होता तो इनकी सीटें कम से कम आती 100-125 से ज्यादा नहीं आती। लेकिन फिर भी मैं जनता को धन्यवाद देता हूं कि जनता ने इतनी मेहनत की कि जनता ने इनको पूर्ण बहुमत नहीं नाले दिया। और लंबी लंबी बातें इनसे पूछ रहे थे कि सरकारी संस्थाओं को किसने बेच दिया, सरकारी संस्था को प्राइवेट किसने कर दिया? नहीं, मैं पूछना चाहता हूं सरकारी स्कूल को यहाँ पे कौन बंद करवा रहा है, बताइए ना आप। और जिस तरह से आम आदमी की कमर आपने महंगाई बेरोजगारी से तोड़ी है, कौन है जिम्मेदार?
जिम्मेदार तो सरकार ही होगी ना। आशुतोष जी। अनुराग भदौरिया को ये पता नहीं है कि इमरजेंसी 71 में नहीं 75 में लगाई थी। आशुतोष जी को काला अध्याय तो दिखता है, लेकिन साथ में इनको आरएसएस के लोग भी दिखते हैं जो चिट्ठी लेके दिखा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, बाकी जितने हमारे युवा नेता थे उन लोग के बारे में नहीं बोलेंगे। ये जानबूझ के नहीं बोलेंगे क्योंकि डिफ्लेक्ट करना है, लेकिन डिफ्लेक्शन होता नहीं है ऐसे। आशुतोष जी, साफ बात है कि इमरजेंसी का लगना, मैं आज की मानसिकता की बात कर रहा हूं, इमरजेंसी तो 50 साल पहले लगी थी, लेकिन आज की मानसिकता में क्या बदलाव हो गया? क्या संविधान बचाना होता है कि जब नेता विपक्ष और उसके पार्टी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी पाकिस्तान में जाके कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी को हटाने में हमारी मदद कीजिए, यह संविधान बचाना होता है? जब नेता विपक्ष जाके विदेशों में बैठ के कहता है कि बड़ी बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति भारत की डेमोक्रेसी में क्यों नहीं इंटरफेयर करती है, अमेरिका, फ्रांस, यूरोप चुप क्यों है, तो क्या यह भारत का संविधान बचाना होता है? जब आप अमेरिका में यूनिवर्सिटी में बैठ के भारत के लोकतंत्र पर व्याख्या देते हैं, यह संविधान बचाना होता है? जब एक लीडर ऑपोजिशन होकर आप कहते हैं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्रोमाइज हो गया, हमारा इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज हो गया, यह संविधान बचाना होता है? जब हमारे सीएजी से लेकर हमारे ईडी से लेकर हमारे सीबीआई, आईटी, एक भी एजुकेशनल एक भी संस्थानों को छोड़ा, यह संविधान बचाना होता है? उस पर बात नहीं करेंगे, चले जाएंगे बाला साहब देवरस पे। क्या बाला साहब देवरस, उस वक्त क्या हुआ था? इमरजेंसी के बाद जनसंघ डिसॉल्व हो गया था, जनता पार्टी बनी थी। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात कीजिए, आरएसएस कभी डायरेक्ट राजनीति में नहीं आया। जो आरएसएस को आप यहां कोट कर रहे हैं, बाला साहब देवरस ने ये किया तो वो किया, चिट्ठी लिखी, किसने चिट्ठी लिखी थी? कम्युनिस्टों ने क्या किया था? उनका रोल जरा डिफाइन कीजिए। वो सब नहीं होगा क्योंकि ये डेवेट को डिफ्लेक्ट करना है, लेकिन जो होगा नहीं, आज की युवा पीढ़ी, हम आज की पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ियों को ये याद रखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगियों की जो मानसिकता कल थी वो ही आज है। मैंने 3 पीढ़ियों को एग्जाम्पल दिया। इंदिरा गांधी 1959 कम्युनिस्ट सरकार को डिसमिस करने में, नेहरू की बायोग्राफी में लिखा है। संजय गांधी, अरे और तो और छोड़िए, इमरजेंसी के बाद भी सबक नहीं सीखा भाई। 1980 में जब बहुमत के साथ आई, आते के साथ 9 राज्यों में पत्ता साफ, जनादेश के खिलाफ आपकी सरकार है। क्या तरीका है ये क्या तरीका था? लगातार इसी तरह से करते गए हैं ये लोग। ये और 1 मिनट और दूसरी बात मैं ये कर रहा हूं, आशुतोष जी डिफ्लेक्शन के अलावा कुछ नहीं कर सकते अंजना जी। वो चाहते हैं कि इस टॉपिक पे नहीं रहा जाए, वो चाहते हैं कि इस टॉपिक पे नहीं रहा जाए, करंट टॉपिक पे नहीं रहा जाए, आज के कांग्रेस की क्या मानसिकता है उस पर बात ना हो, ये चाहते हैं ये चीज। लेकिन ऐसा होगा नहीं आशुतोष जी। बात तो हो रही है, बात दूर तक जा रही है, सबके समझ में भी आ रही है। जमाना बदल गया है ना, सिर्फ पेपर को बैन करके आज जो कांग्रेस की डिजिटल इमरजेंसी वॉर है उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। अंजना जी, आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को 1971-1975 के बीच में जो स्लिप टंगी हुई वो याद है, लेकिन कुंभ में हमारे लोग 37 लोग 82 लोगों की मौतें हुई। बीबीसी की रिपोर्ट आई है, 37 दिखा रहे थे तो शर्म नहीं आई आपको? बीजेपी के खिलाफ बोलना, देश के खिलाफ बोलना कैसे हो जाता है? बीजेपी की नीति के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो ऐसा लग रहा है ये देश से उसको जोड़ देते हैं। और दूसरी बात, अभी एक बैठे हैं उनके सहयोगी दल के, स्थिति स्पष्ट करो। अरे भैया अपनी स्थिति स्पष्ट करो। किसान आंदोलन में किसानों की मौतें होगी, जाके उसी सत्ता के साथ बैठ गए। चौधरी साहब के दिल पे क्या गुजरती होगी? जो चौधरी साहब किसानों का आंदोलन कर रहे थे, वही किसान धरने पे बैठना पड़ा, उनके रास्ते में पार्टी बिछाए गए, किसानों की मौतें हो गई। उसी सरकार में उसी भारतीय जनता पार्टी गोदी बैठ गए। शर्म नाम की कोई चीज बची है कि नहीं बची है? हर जगह शर्म नाम की चीज बेच खाए हो। किसानों की मौतें हो गई, किसान धरने पे बैठा, उनको खालिस्तानी बोला गया, उनको आतंकवादी बोला गया, और आप चुपचाप सुनते रहे और जाके उसी सत्ता में मलाई चाटने के लिए बैठ गए। इसलिए आपको जनता से मतलब नहीं है, आपको सत्ता से मतलब है। चौधरी साहब को आज बड़ी तकलीफ होती होगी कि आप जैसे नेता आरएलडी में है, जिनकी वजह से किसानों का सम्मान नहीं हो पा रहा, किसानों की इनकम दोगुनी नहीं हो पाई, किसान अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाया। कमजोर छोटी पार्टी मानकर इतना जो हमला कर रहे हैं अनुराग जी, आ रही हूं आशुतोष जी, मुझे सबका हाथ दिख रहा है। अनुराग जी, आप भी कभी कभी, अरे रुकिए, मल्लुक जी प्लीज चुप हो जाओ भाई, हल्ला मचा रहे हो, जाओ। अनुराग जी, इतना जो आप उनको आप ऐसे कर रहे हैं, आप भी तो कांग्रेस को चालू पार्टी कहते थे। कौन सी पार्टी मोरालिटी की बात करती है कि उनके पास थे, उनके साथ थे? यही तो सबका काम है। आप भी कांग्रेस को चालू पार्टी कहते थे और आज आप उनके साथ ही चल रहे हैं। अभी तक तो जो समझ में आ रहा है, तो सब पार्टी अपनी अपनी सहूलियत देखती है। अगर आपने पूरा डिबेट देखा होगा तो आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और जरा आप कमेंट में बताइए कि अनुराग भदौरिया जो बोल रहा है या जो बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, और क्या वो जो बोल रहे हैं इस इमरजेंसी की जो भी बातें हो रही है इस पे सूट करता है? कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।